तो मैं था या हरक सिंह रावत थे जिन्होंने हमने पार्टी को खा रखा, मुद्दों पर लड़ते रहे, विभिन्न मुद्दों पर। और उस समय 2016 में हो सकता है कि सरकार बचाने पर हमने थोड़ा सा अहम और अहंकार आ गया हो। मुझसे जो योगदान हो सकता है, जो पार्टी चाहती है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन 2012 में मैं कुछ षड्यंत्रों के तहत मैं चुनाव हार गया 377 वोट से। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने कहा आप यहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दे दीजिए। तो मैंने 89 में कोशिश की थी कि एक अच्छा सा यहाँ केंद्र बन जाए जिसका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो। कि अगर मैं वो लड़ाई नहीं लड़ता तो जो THDC का हेडक्वार्टर ऋषिकेश में है वो कभी नहीं आता। जबकि मैंने कहा देखिए वो सहयोग चाहेंगे तो किशोर उपाध्याय 100% नहीं 1000% सहयोग देगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी नहीं चाहेगा तो उसमें ज़बरदस्ती सहयोग नहीं दे सकता हूँ। कि अगर जो है बच्चा ही पैदा नहीं होता, हम उसको स्वीकृत नहीं करवाते, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, तो स्वीकृति नहीं होता पुल तो कहाँ से आज बन जाता। तो डोगरी या डोगरा चांठी पुल का अगर श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट को जाता है। उसके साथ में हमारे लोग जो वहाँ तक संघर्ष करके सारी चीज़ों को लेकर के गए उनको जाता है, और उसके बाद जिन लोगों ने उसको बनाया उनको भी श्रेय जाना चाहिए कि उसमें उन्होंने अपनी गिलहरी जैसी भूमिका निभाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत और मैं हूं कमल फिमोली। आज शख्सियत के इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी। सर, दिसंबर का महीना है, मौसम तो सर्द है लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ कैसी हैं? मैं कमल जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, पहाड़ भारत के पूरे परिवार को, जिसमें आपके दर्शक से लेकर के और जो आपके साथ काम करने वाले सारे लोग हैं। आपने नाम बहुत अच्छा चुना है, पहाड़ भारत। पहाड़ हैं तो भारत जिंदा है। आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया कि उत्तराखंड से ही भारत जिंदा रह सकता है, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। राजनीतिक सरगर्मियाँ हर समय तेज रहती हैं और प्रजातंत्र में राजनीति, क्योंकि प्रजातंत्र में जब आप लोगों को चुनते हैं तो वो ये गवर्नेंस देते हैं। तो इस समय जो सरगर्मियां हैं, इस सर्द मौसम में टेहरी का तापमान रात को 1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वो 21 साल में कुछ अच्छाई की तरफ बढ़े। वो हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। गवर्नेंस क्या है, शासन क्या है, शासक क्या है, उसको इस समय नए तरीके से परिभाषित करने की ज़रूरत है। खाली ये नहीं है कि नेता बन गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी हैं, दंभ में या अहंकार में अगर वो सत्ता है तो फिर ये प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। इस समय चर्चा होनी चाहिए, यहाँ का एजेंडा क्या होना चाहिए उत्तराखंड का। एक तो गवर्नेंस पे और दूसरा यहाँ की जो उत्तराखंड की हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए जो हमारा योगदान है। गवर्नेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नेंस में सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, उसके बाद भरपेट खाना मिले, हमारे शरीर को वस्त्र मिले, रहने के लिए छोटा सा घर मिले, हाथ को काम मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा ठीक हो। ये 4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे ख्याल से अब तक हमने इस एजेंडे पर ध्यान नहीं दिया है। और दूसरा जो उत्तराखंड का एजेंडा है, इस समय उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश भी तभी जिंदा रहेगा जब उत्तराखंड जिंदा रहेगा, बिहार भी तभी जिंदा रहेगा, वेस्ट बंगाल भी तभी जिंदा रहेगा, दिल्ली और हरियाणा भी तभी जिंदा रहेंगे जब उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग जिंदा रहेंगे। तो इसलिए जो हमारे वनाधिकार के मुद्दे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, जब देश आज़ाद हुआ उसी समय हम लोगों को, अगर आप मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस देखेंगे तो हम लोगों को उसी समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सेवाओं में आरक्षण की परिधि में आ जाना चाहिए था। हमने वो वक्त खोया। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं कि भाई हम इतना 72% हमारी ज़मीन आपने ले ली जंगलों के लिए, जैसे भू कानून की भी बात चल रही है, वो लोग बहुत सीमित भू कानून भूमि की बात कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं भाई पूरी तरह से जो हमारी 100% ज़मीन है उसके बारे में कानून बने। आपके जितने पर्यावरण और वनों के कानून हैं उन सब की समीक्षा होनी चाहिए। हमारी आपने 72% ज़मीन छीन ली, उसका कोई मुआवजा आपने नहीं दिया है, इसलिए आप ये सुनिश्चित करें सरकारें कि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके। उसी तरह हम पानी के बैंक के मालिक हैं, हमारा पानी का बिल क्यों आना चाहिए, बिजली का बिल क्यों आना चाहिए। और आपने हमारी जो हमारा चूल्हा जलता था लकड़ी से वो आपने छीन लिया, इसलिए कम से कम परिवार को हर महीने एक गैस सिलेंडर जो है वो निःशुल्क मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है? नहीं, उज्ज्वला योजना वगैरह अलग विषय है। जो मध्य हिमालय है और उत्तराखंड है, मैं भी सुबह सोच रहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल ये दो जो प्रदेश हैं वो सबसे ज़्यादा जो है भारत को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उनको नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पर अगर इस ठंड के मौसम में बहस होगी, अच्छी बहस होगी, गर्मा गर्म बहस होगी, तो मेरे ख्याल से तब इन चुनावों का कोई लाभ है, तभी इस राज्य का बनने का कोई लाभ है। इस समय चुनाव का एजेंडा उस पर फिक्स होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए कि ये इस मंडल का है, ये उस मंडल का है, ये इस खोले का है, उस खोले का है। तो जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं उस पर होगा, तो मेरे ख्याल से एक नई विमर्श के रूप में ये चुनाव लोगों के सामने होगा। सर, 21 साल हो गए हैं राज्य बने हुए। इस बीच जो है मूलभूत सुविधाओं को लेके, उनकी डिमांड को लेके ही राज्य का गठन किया गया था, मांग की गई थी। लेकिन आज 21 साल बाद भी वही चुनावी मुद्दा क्यों रह जाती है? फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, यही क्यों चुनावी मुद्दा रह जाती है 21 साल बाद भी? इसकी नाकामी? देखिए, जब राज्य आंदोलन भी शुरू हुआ तो संभवतः ये उत्तराखंड का एक अदना सा व्यक्ति किशोर उपाध्याय नहीं होता तो शायद आंदोलन शुरू होता कि नहीं होता। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी वहीं जन्म लेने का मौका मिला जहां इस राज्य के जनक इंद्रमणि बडोनी जी ने जन्म लिया। भले हम उनको कितना सम्मान उनके नाम को दे पा रहे हैं वो अलग विषय है। और तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई थी तब भी हमने ये कहा था कि हम अपने लिए राज्य नहीं मांग रहे, हम राज्य इसलिए मांग रहे हैं कि भारत महफूज रह सके, भारत की जल सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, ऑक्सीजन सुरक्षा सुरक्षित रहे, इसलिए हम अलग राज्य मांग रहे हैं। लेकिन इन 21 सालों में यहीं आप टिहरी में देखें, मैं यहाँ जिला अस्पताल लाया, उस अस्पताल की जो हालत है आप जा कर के देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भावना से राज्य का आंदोलन हुआ, जैसे मैं कह रहा था कि इंद्रमणि बडोनी जी को अगर मैं 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता तो शायद ये आंदोलन शुरू नहीं होता। तो जिस भावना से जल, जंगल और ज़मीन के सवालों को लेकर के, जवानी के सवालों को लेकर के ये राज्य बना था, और मुझे लगता है कि उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। आप देखिए कि 2000 से लेकर के अब तक जब तक राज्य बना है, हर बार भ्रष्टाचार पर जो है चुनाव केंद्रित हो जाता है, हर बार शराब पर केंद्रित हो जाता है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आज पूरा का पूरा उत्तराखंड उल्टा हुआ उत्तराखंड बन गया है। कुंठा में यहाँ का नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा खपत जो है शराब की है, चलो शराब चलो जो है सो ठीक है, लेकिन अन्य नशों ने जो है यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। तो इस राज्य का क्या करेंगे अगर हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते हैं, उनको नशे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत से यक्ष प्रश्न हैं, और इस समय उन यक्ष प्रश्नों का जवाब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी नाराज़गी भी पार्टी के खिलाफ दिखी है। देखिए, अगर आप उसको देखेंगे, और मैं पहाड़ भारत का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल को और हमारी पार्टी के कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में खड़ा किया है। आप ये देखिए कि मैं पहला अकेला व्यक्ति था जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ खड़ा हुआ। जब उत्तराखंड आंदोलन बिल्कुल शिथिल हो गया था तब हमने उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाई, दिवाकर भट्ट जी उसके अध्यक्ष
बने और हरीश रावत जी संयोजक और मैं सह संयोजक था, धीरेन्द्र प्रताप जी उसके समन्वयक थे। तो हमने दोबारा उस आंदोलन को एक गति दी और जब राज्य बना और जब यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के रूप में हरीश रावत जी आए तो हमने उन सारी शक्तियों को इकट्ठा करने का काम किया। और जब हमारा विधानसभा में उस समय अगर आप देखेंगे 2000 में तो एक भी चुनाव हुआ विधायक नहीं था। तो हमारी मेहनत से हमने इतनी मेहनत की 24 घंटे 2000 से 2002 तक। मुझे याद है 2001 के मार्च में कांग्रेस भवन से लेकर के और विधानसभा तक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी रैली आज तक कभी उत्तराखंड में नहीं हुई। बहुत से प्रधानमंत्री आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन सबसे बड़ी रैली थी वो। तो उस तरह से मेहनत करके हम लोगों ने कांग्रेस को खड़ा किया। और मुझे ये लगता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मुझे उसका पारितोषिक मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए था। तो 2000 से 2002 तक या 2000 से 2007 तक या 7 से और 12 में 7 से और 12 का भी अगर आप संघर्ष देखेंगे जिसमें कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई 12 में, तो मैं था या हरक सिंह रावत थे जिन्होंने हमने पार्टी को खड़ा रखा, मुद्दों पर लड़ते रहे, विभिन्न मुद्दों पर, यहाँ तक कि हिमालय बचाओ आंदोलन किया। और उस समय मैं चुनाव हार गया। आज मैं घर बैठा हूँ और हरक सिंह जो हैं वो भाजपा में हैं। तो पार्टियों को जो जिनका योगदान होता है, आप 2016 में भी अगर देखेंगे तो अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात थी कि हमारी पार्टी टूटी, लेकिन मेरी वजह से नहीं टूटी। लेकिन हमने जिस तरह से उस समय कांग्रेस को सड़क पर लाने का काम किया लोकतंत्र बचाने में, और उसके बाद जिस तरह से हमारी सरकार बची, और उस समय भी जो सब कांग्रेस जनों की भावना थी, कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात हुआ और हम लोग 11 पर आ गए। और उसके बाद भी कोई मेरी वजह से अकेले जो है कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं हारी, उसके बहुत से जो कारण रहे होंगे। और उस समय 2016 में हो सकता है कि सरकार बचाने पर हम में थोड़ा सा अहम और अहंकार आ गया हो, हम 11 पर आ गए। और आज भी स्थिति जो एक 2016 में हमने गलती की है, मुझे लगता है कि इस समय भी वो गलती कर दी है। एक जो समन्वय सामंजस्य बनना चाहिए। देखिए, मैं मंडलवाद की बात नहीं करता, मैं समग्रता में उत्तराखंड को लेता हूँ। लेकिन 29 सीटें हमारी कुमाऊं मंडल में हैं और 41 सीटें हमारी जो है गढ़वाल मंडल में हैं। तो उसका जब तक हम एक सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो अभी 22 का जो ये महायुद्ध है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ, तो उसको जीतने में, इस महाभारत को जीतने में कहीं ना कहीं हमको कठिनाइयाँ होंगी। और मैं तो आभारी हूँ भाई, मैं तो गांव का हल्दिया का बेटा हूँ जिसने बकरी भी चराई है, हल भी लगाया है। यहाँ तक कि हम तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती थी, हमारी 10-20 भैंसें होती थी, हम उसका गोबर मूल जिसको कहते हैं वो भी साफ करते थे। तो यहाँ तक पहुँचाने में मैं तो गांधी परिवार का बहुत आभारी हूँ। इंदिरा गांधी जी के चरणों में कुछ सीखने का मौका मिला, राजीव जी के साथ सीखने का मौका मिला, संजय जी के साथ सीखने का मौका मिला, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद रहा। और आज जो है राहुल और प्रियंका जी के साथ, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ मुझसे जो योगदान हो सकता है, जो पार्टी चाहती है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मुख्य जो उद्देश्य है कि गाँव की जो कठिनाइयाँ हैं, हमारी बहनों की कठिनाइयाँ हैं, मेरी माँ की कठिनाइयाँ हैं। मेरी माँ को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया क्योंकि बचपन जीवन भर वो जो है घास, घसियारी के रूप में घास लाती रही, पानी के बंठे लाती रही, मूल के डाले जो है डालती रही। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको उस तरह की समस्याओं का समाधान न करना पड़े। अब आप सोचो ना, यहाँ विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है, मसूरी से लेकर के, दून स्कूल से लेकर के, वेलम स्कूल से लेकर के, वहाँ आप नैनीताल में चले जाओ, जगह जगह चले जाओ, उत्तराखंड के कितने बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो जो ये पीड़ा है, और उम्र के उस पड़ाव पर हम लोग हैं कि अगर इस समय नहीं संभले तो मेरे ख्याल से बहुत देर हो जाएगी और उत्तराखंड का नुकसान हो जाएगा। तो मैं उन सरोकारों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो सरफेस पर आएँ, उन पर चिंता हम लोग जाहिर करें, जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर, यहाँ की महिलाओं के मुद्दों पर, यहाँ के जवानी के मुद्दों पर। 3 बार आप टिहरी से चुनाव लड़े, जिसमें से 2 बार जीते आप। उसके बाद फिर 2017 में आपको सहसपुर भेज दिया गया। तो आखिर और फिर इस बारी 2022 में आप एक बार फिर मन बना चुके हैं टिहरी से लड़ने का। तो फिर क्या लगता है इस बार जनता का क्या?
देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ। 2002 में टिहरी की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, 2007 में भी दिया। 2012 में मैं कुछ षड्यंत्रों के तहत मैं चुनाव हार गया 377 वोट से। लेकिन उसके बाद मुझे जो है, क्योंकि यहाँ जो हमारे निर्दलीय हमारे सम्मानित विधायक थे वो सरकार को समर्थन दे रहे थे, तो मैं और हमारी सरकार थी जिसको बनाने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे वीरेंद्र सिंह जी उसमें इंचार्ज थे, वो चुनाव हारे थे, मैं चुनाव हारा, तो मैं दूसरे दिन निर्दलीय विधायकों को इकट्ठा करने में लग गया कि हमारी सरकार बननी चाहिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो महीने भर तक बिस्तर से नहीं उठा हार के गम से। मैंने कहा भाई, हार का गम होता है लेकिन उससे जो है वो चीज़ों को थोड़ी छोड़ा जाता है, और अगर आप महीने भर से नहीं उठे तो कोई वो सर्टिफिकेट वापस थोड़ी आ गया। तो उस समय टिहरी की जो स्थिति थी, हर बार ये शिकायत होती थी कि साहब यहाँ जो है हमारी सरकार गिर जाएगी अगर मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सक्रिय रहूँगा। और उसके बाद जब हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री बनने का मसला आया तो उस समय ये बड़ा बिंदु था। दो बड़े बिंदु थे। एक तो यहाँ के निर्दलीय विधायक जी के बारे में, एक जो यहाँ से पहले हमारे एमपी साहब रहे बहुगुणा साहब, उनके बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़े, जो कि अगर मैं 2014 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता तो मैं जीतता। और मैंने कहा कि हरीश रावत जी, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अपने साथियों के लिए आपके पास बहुत सी वो हैं अवसर हैं जो आप उनको दे सकते हो। तो मैं टिहरी जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा मैं लोकसभा का टिकट भी नहीं मांगूंगा, आप इनको जो है साकेत जी को लड़वाइए और वहाँ जो है जो अभी निर्दलीय विधायक हैं उनको लड़वाइए। तो मैं उस समय यहाँ उस हिसाब से ध्यान नहीं दे पाया, पहली बात तो ये है। और निश्चित रूप से यहाँ के सारे लोग कांग्रेस जन, वहाँ उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं 5 साल तो जो है यहाँ से अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं अलग रहा और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। हरीश रावत जी ने कुछ ऐसे तर्क जो है, मैंने सीईसी में भी कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसमें हमारे देश के सारे बड़े नेता जो है तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, तो मैंने तब भी कहा और मैं उठ करके आ गया वहाँ से। मैंने कहा आप तय कर लीजिए कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और रावत जी ने, मैं आभारी हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए कि अगर किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, और उन्होंने ये तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और राजनीतिक दलों में व्यक्ति बहुत सी इच्छाएं रखता है। इस समय भी जो स्थिति है, पार्टी जैसा कहेगी तो पार्टी को ठीक लगेगा तो चुनाव लड़ेंगे। मेरी ज़रूर इच्छा है एक बार कि मैंने जो एक सोचा था, जो मेरा अमेठी का अनुभव रहा राजीव गांधी जी के साथ, कि यहाँ के विकास को हम समग्रता से आगे बढ़ा सकें। लेकिन मुझे शुरू से ही बहुत सी झंझावातों से जूझना पड़ा। यहाँ गाँव में सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था। तो जो मूलभूत चीज़ें थी वो 2002 से 2007 तक मैंने कोशिश की उनको शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ सबसे अच्छा मैं जो है डिग्री कॉलेज लाया, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि उस समय लोग सिफारिश लगाते थे और नासा से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक यहाँ के बच्चे हैं। तो मैंने कोशिश की कि उस क्षेत्र में कुछ कर सकूं। मैं जो यहाँ बेसिक शिक्षा का जो क्षेत्र है और जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, 2012 में मेरे चुनाव हारने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सोनिया जी कहीं कभी कोई घोषणा नहीं करती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने कहा आप यहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दे दीजिए। ये टिहरी बांध पूरी देश दुनिया को जो है वो उजाला दे रहा है और यहाँ दे रहा है उस क्षेत्र में। और उन्होंने कहा कि इनको जिताइए, मैं सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ दूंगी। लेकिन वो भी नहीं ला सके हम। तो मेरी कोशिश है कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 89 में कोशिश की थी कि एक अच्छा सा यहाँ केंद्र बन जाए जिसका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो, जैसे दून स्कूल का नाम है। तो मेरी ज़रूर इच्छा है कि यहाँ 2 क्षेत्रों में, एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हम कुछ कर सकें। अब बताइए, नैनीताल की इतनी छोटी सी झील है, उस पर पूरा नैनीताल शहर जो है सरवाइव करता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा टिहरी बांध आपने बना दिया 42 स्क्वायर किलोमीटर का, और उसमें कितने लोगों को जो है वो रोजगार मिल रहा है। तो हम इन 2005 से 6 से लेकर के उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि हम यहाँ सेल्फ सफिशिएंट टिहरी बना सकते हैं। तो उसमें अगर पार्टी और जनता आशीर्वाद देगी तो मेरा वनाधिकारों के साथ साथ ये भी मेरी कोशिश होगी कि उत्तराखंड, अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र को
किसी विकास खंड को, किसी जनपद को, किसी राज्य को सशक्त करते हैं तो अंततः वो राष्ट्र निर्माण में काम आता है और विश्व में भी एक सकारात्मक सक्रिय योगदान देता है। तो मेरी कोशिश हो रही है। अच्छा, टिहरी जो झील है उसके आसपास के कई गांवों में भू कटाव हो रहा है, विस्थापन की भी मांग कर रहे हैं लेकिन अनदेखी हो रही है। देखिए, समस्या क्या है कि हम लोगों के जो या तो हमारी जो वेवलेंथ है और हमारी जनता की वेवलेंथ बहुत आगे, हम उसमें मेरे ख्याल से एक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। मैं जब यहाँ एमएलए बना और मैंने जब राज्य सरकार का, टीएचडीसी का, केंद्र सरकार का रुख देखा तो मैंने उस समय लोगों की समस्याओं को इकट्ठा करने के लिए महापंचायतें की। अब दुर्भाग्य रहा कि 6 के 6 कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद वो समर्थन और यहाँ के माननीय सांसद का समर्थन मुझे मिला नहीं। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा राज्य को, आज के दिन में टिहरी को भी हो रहा है, टीएचडीसी को भी हो रहा है कि अगर मैं वो लड़ाई नहीं लड़ता तो जो टीएचडीसी का हेडक्वार्टर ऋषिकेश में है वो कभी नहीं आता। जबकि उस समय यहाँ के जो अन्य प्रतिनिधि थे वो लोग इस कोशिश में थे कि वो दिल्ली में रहे क्योंकि उनको सुविधा होती है। तो हमारे साथ जो सुंदरलाल बहुगुणा जी अगर वो संघर्ष नहीं करते तो टिहरी के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो यहाँ के लोगों को टिहरी बांध से जो लाभ होना चाहिए था, यहाँ 12.5% बिजली निःशुल्क मिल रही है राज्य को। 1 यूनिट बिजली जो है वो टिहरी के लोगों को नहीं मिल रही है। हमने अपना सब कुछ खोया। ये सारे के सारे यहाँ उच्च न्यायालय से लेकर के और उच्चतम न्यायालय तक हम सारी जो चीज़ों को ले गए। आज भी जो है नैनीताल हाई कोर्ट में वो सारे इश्यूज पेंडिंग हैं। तो जो हमारे एक सरोकार होनी चाहिए जनता के प्रति, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और उस समय भी ये सारी चीज़ें हमने उसमें पूरे हमारे कॉलिन गोंजाल्विस साहब जो हैं, जो मेरे ख्याल से 5-7 सबसे देश के नहीं विश्व के प्रसिद्धतम वकीलों में हैं, उनकी पूरी टीम आई और सारे इलाके का उन्होंने, जहां हमारे विस्थापित हैं वहां भी गए, उनसे बातचीत की। लेकिन उसमें मैं जनता का उतना सक्रिय सहयोग ले नहीं पाया। और आज सारे के सारे आप देखिए ना कि यहाँ मदन नेगी में आप चले जाइए, आप टिपरी में चले जाइए, आप जो है वो आसपास के गाँव में चले जाए तो पीने का पानी नहीं है। लेकिन हम 40 लाख लोगों को दिल्ली पीने का पानी जो है 300 किलोमीटर दूर दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सिंचाई टिहरी बांध से हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों के बारे में उदासीन हैं जो हमको मिलनी चाहिए। और वही स्थिति जो है वो यहाँ के जो डूब क्षेत्र के आसपास के गांव हैं उनके साथ भी है, और जो कि बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि हम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। भाजपा के वर्तमान विधायक अभी यहाँ से हैं, किस तरीके का कार्य उन्होंने क्षेत्र में बीते 4.5 सालों में किया, किस तरीके से देखते हैं आप उनके कार्यों को? नहीं, देखिए, मैं कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, जब मुझे तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यहाँ राजनीति के क्षेत्र में काम करना पड़ा, विकास के क्षेत्र में काम करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी जो है अपने लोगों से। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि मैं सहसपुर भी जो चुनाव लड़ा उसमें कहीं न कहीं पीछे में एक षड्यंत्र की सी वो मुझे लगती है। अब ये जनता जिनको चुनती है, मैंने कभी हमारे यहाँ जब मैं मंत्री भी रहा और अन्य पदों पर भी रहा तो मैंने कभी जो है, तब चाहे प्रधान हो, तब चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, तब चाहे हमारे नगर पालिका और उन सब के जो, हमने कभी किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, भले वो मेरे खिलाफ रहे हों। तो जनता जिनको चुनती है ये आकलन उनको करना है। और मुझे ये लगता है कि 2007 के बाद या 2012 के बाद जो टिहरियत के जो इशू होने चाहिए थे, जो उत्तराखंड के इशू होने चाहिए थे, टिहरी जो अपना योगदान दे रहा है राज्य के विकास में, मेरे ख्याल पर उस पर हमने चर्चा ही नहीं की और उस पर कोई काम नहीं किया है। नहीं तो आज अस्पताल की ये हालत नहीं होती, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की परेशानी नहीं होती। आज भी जो सड़कें मैंने उस समय स्वीकृत करवाई थी, ज़बरदस्ती नारायण दत्त तिवारी जी का हाथ पकड़ करके, आज भी उन्हीं सड़कों पर काम हो रहा है। दिल्ली से आप अगर कभी जाएंगे, आप जाएंगे अभी टिपरी से, और जो रौड़ धार वाली रोड है वो लड़ करके मैं सीपी जोशी साहब से लाया
और आप ये देखिए कि 2010 की बनी हुई सड़क जो है वो दिल्ली की सड़कों को मात दे रही है। तो इसमें जो विकास के कामों में जो भ्रष्टाचार का पुट है, मुझे लगता है कि इस वाली जो 5 साल की सरकार रही है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को करप्ट कर दिया गया है। अब वो किस हिसाब से हुआ है, ये राजनीतिक दल ही उसका जवाब दे सकते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया, जब देहरादून आए कहा कि 2000 किलोमीटर से एक लंबी हाईवे बना दी है। नहीं, देखिए उसमें भी हमको नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जो लोग हम लोग, तब चाहे टिहरी हो, तब चाहे उत्तराखंड हो और तब चाहे हिमालय हो, उसको हम अभी समझ नहीं पा रहे। आप उस पर जिस तरह से विकास का मॉडल, जो हमने कहा था कि मध्य हिमालय के लिए एक सतत समावेशी विकास की नीति बननी चाहिए, और वो तभी सफल हो सकती है जब हम आसपास के पड़ोसी जो देश हैं, जो हिमालय पर आश्रित हैं, उस पर घाव न करें। आज सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सेनाओं से होता है, तब चाहे पाकिस्तान की हों, तब चाहे भारत की हों, तब चाहे चीन की हों, तब चाहे, और आज अफ़गानिस्तान में देखिए किस तरह से हिमालय पर घाव हो रहे हैं। तो उसके बड़े लंबे खराब असर जो है वो देश और दुनिया के लिए होंगे। ठीक है, आप सड़क बना रहे हैं, सड़क आप इसलिए बना रहे हैं कि चीन ने जो है सड़क आपके बॉर्डर तक ले आया है, तो आपको उससे हमको बात करनी चाहिए कि जो हिमालय हमारी एक सौहार्दपूर्ण प्रेम भाव का आसपास के देशों का एक फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु हो सकता है कि भाई इसको ख़राब करोगे तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। तो उस पर मेरे ख्याल से भारत को काम करना चाहिए। और मैं जिस तरह से हम जो मैदानी क्षेत्र का मॉड्यूल है, आज तक हम पूरे देश में पर्वतीय विकास का क्या प्रारूप, क्या मॉड्यूल होना चाहिए, वो नहीं बना पाए। मैंने कोशिश की थी 91-92 में कि उत्तरकाशी को उसका मॉड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि माँ गंगा वहाँ से पैदा हुई हैं, लेकिन अभी तक जब मॉड्यूल ही कुछ नहीं बना पाए, तो टिटबिट्स में जैसा आप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप खुश होते हैं तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छा, गोदयाल जी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लगता है गोदयाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है परचम लहरा पाएगी 22 में? नहीं, निश्चित रूप से लहराना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, और वो हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं। और हमसे जितना हो सकेगा, देखिए क्या है कि जब प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष बने तो राहुल जी ने मुझसे कहा कि भाई हम उनको बना रहे हैं, आप उनका सहयोग करिए। मैंने कहा देखिए, वो सहयोग चाहेंगे तो किशोर उपाध्याय 100% नहीं 1000% सहयोग देगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी नहीं चाहेगा तो उसमें ज़बरदस्ती सहयोग नहीं दे सकता हूँ। मेरी तरफ से उनको पूरा सहयोग है। और जो राजनीतिक दल का अध्यक्ष होता है वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस की एक परंपरा है, जो कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास है, उसी हिसाब से अगर वो अपना आचरण करेंगे, हमसे सहयोग लेना चाहेंगे तो हमारा पूरा सहयोग जो है उनको मिलेगा। ये मैंने उनको पहले कह दिया, और मुझे मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, कई चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कितना सही? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे हल्दिया के बेटे को लोग जो हैं राजनीतिक दलों के बंधनों में बंद करके नहीं देखते हैं। मुझे याद है कि एक बार जो आज हमारे रक्षा मंत्री हैं वो जखनीधार आए, तो उन्होंने उन पर कम भाषण दिया। मेरे ख्याल से 89 या 91 की बात होगी अपनी पार्टी पे। उन्होंने मुझ पर जो है 15 मिनट का भाषण दिया कि किशोर उपाध्याय को तो हमारे साथ होना चाहिए। उनका जो संघर्ष है या जो सोचते हैं उत्तराखंड या हिमालय के बारे में, और आज भी या पहले भी, ये मेरा सौभाग्य है कि लोग जो है मुझे ये समझते हैं कि भाई ये अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो उनको ताकत मिलेगी। तो मैं जो है, अगर लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, पहले लोग कुछ और चर्चा चलाते रहे कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कुछ लोग चर्चा चलाते रहे कि वो आप में चले गए हैं, कुछ लोग चर्चा चलाते हैं कि वो दूसरे दल में चले गए। मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ मैं हूँ, जहाँ रहूँ, वो जो है अपना मेरा जो एक छोटा सा जो जितना भी मुझ में शक्ति और सामर्थ्य है
जिस पार्टी को हमने यहाँ इतनी मजबूती से, मैं कह रहा हूँ कि एक भी विधायक नहीं था, खड़ा किया है, वो पल्लवित और पुष्पित हो। बाकी भविष्य में क्या होता है कल के बारे में तो कोई नहीं जानता है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये ज़रूर है कि मेरे जो कुल पुरुष रहे वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे। उस समय के वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे भविष्य त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने गर्ग संहिता लिखी और गर्ग संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे विश्व में क्या होगा वो सारा का सारा लिखा हुआ है। मेरे जो बड़े दादा थे वो सबसे अच्छे ज्योतिषी थी। उन्होंने अपनी मृत्यु लिख दी थी कि भाई मैं फलाने दिन जो है मेरी मृत्यु होगी, जबकि ज्योतिष में मृत्यु जो है प्रिडिक्शंस वो नहीं किए जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ज्योतिष मैंने भी सीखी है लेकिन इतनी नहीं सीखी है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि कल क्या होगा हम अभी जो है वो तय कर सकें। मैं कल ही देख रहा था कि हमारा एक साथी जो हम ये क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं वो परसों शाम को हमारे साथ था और 27 साल का बच्चा घर गया और जो है वो आजकल ठंड है या जो भी हो अब उसको हार्ट अटैक हो गया। वो हम तो ये सोच रहे थे कि उदीयमान खिलाड़ी जो है वो जो है राष्ट्र के स्तर पर और विश्व के स्तर पर खेले, तो कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा ये तो जो है कुछ कह नहीं सकते हैं। कल कौन रहेगा कौन जीतेगा ये तो भविष्य के गर्व में। सर यहाँ से हम जब देखते हैं तो डोबरा चांटी पुल एक दिखता है, इतिहास में अपना नाम अंकित कर दिया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसकी भव्यता को और क्या कुछ? देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हमारी ये बांध की सुरंगें बंद हुई उस समय फिर हम कोर्ट में गए और उसमें मैं, हमारे साथी ज्योत सिंह बिष्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, दर्शनी रावत जी, महपाल नेगी जी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो हमारे जो वकील साहिबान थे कॉलिन गोंजाल्विस साहब, उनकी पूरी टीम और हमारे जो नैनीताल हाई कोर्ट में शर्मा जी और उन सब लोगों ने, जब हमने ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि जो है आपने सुरंगें तो बंद कर दी हैं, जैसे आप ये देखिए कि नई टेरी से लेकर के और डोबरा चांटी तक की जो सड़क है ये थी नहीं, सड़क ही नहीं थी। मैंने ज़बरदस्ती वो सड़क स्वीकृत करवाई, खुद मैं जो है जेसीबी में बैठा, लोगों के झगड़े थे और उसको कटवाने का काम किया, नहीं तो वो सड़क भी नहीं बनती। तो 4 महीने में उस सड़क को कटवाया कि भाई आपने इस तरह से इनके साथ ज्यादती कर दी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने हमने ये बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, टीएचडीसी को, स्टेट गवर्नमेंट को, तब वो इन पुलों का और जो हमारी जो ये रोप वे है मदन नेगी वाली और टिपरी वाली, और उसमें ये जो आपका डोबरा चांटी का पुल है, जो चिन्याली सौड़ का आर्क ब्रिज है और घुंटी का जो पुल है, ये तीनों का प्रस्ताव लेकर के तब केंद्र सरकार, टीएचडीसी और राज्य सरकार लेकर के आई। और उसमें उस समय जो है राज्य सरकार ने, नरेंद्र तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 100 करोड़ लगभग 99-98 करोड़ की उस समय व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो जनप्रतिनिधि रहे वो ठेकेदार को चूसते रहे तो वो भाग गए और फिर उस तरह से हम कोई टेक्निकली साउंड टीम जो है, क्योंकि साथ में हम चुनाव हार गए, तो उसको नहीं आगे बढ़ा पाए। निश्चित रूप से उसमें जो हमारे और मुख्यमंत्री रहे उसमें निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी बात की सरकारों ने भी किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो है बच्चा ही पैदा नहीं होता, हम उसको स्वीकृत नहीं करवाते, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, तो स्वीकृति नहीं होता पुल तो कहाँ से आज बन जाता। तो डोबरा चांटी पुल का अगर श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट को जाता है, उसके साथ में हमारे लोग जो वहाँ तक संघर्ष करके सारी चीज़ों को लेकर के गए उनको जाता है, और उसके बाद जिन लोगों ने उसको बनाया उनको भी श्रेय जाना चाहिए कि उसमें उन्होंने अपनी गिलहरी जैसी भूमिका निभाई है। अच्छा, टिहरी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो व्यक्तिगत मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ किशोर उपाध्याय के क्या विजन रहने वाले हैं 2022 में अपने विधानसभा क्षेत्र? नहीं, यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हैं, हमारा विश्वविद्यालय था वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरी, उसको जो है यहाँ से भरसार ले जाया गया। भरसार में आज लोग इतने दुखी हैं कि उसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय वापस आए, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा एक
बड़ा मुकाम यहाँ पर हासिल कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि एक तो जो बेसिक शिक्षा है और उसके बाद जो पीजी की जो शिक्षा है उसके लिए जैसे दिल्ली के कॉलेजेज हैं, यहाँ का बच्चा दिल्ली और दूसरी जगह न जाए। मैंने हरीश रावत जी से उस समय बात भी की थी, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। और रोजगार के क्षेत्र में जो टिहरी बांध है उसका लाभ ले सकें और हमारे वनाधिकार के जो मुद्दे हैं और उसी में सारी चीज़ें समाहित हैं। अगर हम लोग ओबीसी में शामिल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो गांव में कोई जो है हमारी पढ़ी लिखी लड़की और कोई पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार ही नहीं रहेगा। तो जो मेरे वनाधिकार के मुद्दे हैं उनको लेकर के और सशक्तता के साथ हिमालय के लिए अलग नीति और मंत्रालय बनाने के लिए किशोर उपाध्याय जो है उसके लिए संघर्ष करेगा और उससे ताकत मिलेगी। चुने हुए प्रतिनिधि की अलग ताकत होती है और मेरे ख्याल से हो सकता है कि किशोर उपाध्याय की किस्मत में न रहा हो। अगर 2012 में मुझे पार्टी ने जैसे कहा था कि भाई लोकसभा लड़िए और मैं लड़ता तो मैं जीतता, कि उत्तराखंड का जो योगदान है और उत्तराखंड का जो हक बनता है उसको देने का काम करो। बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा बिजली पानी और रसोई गैस का कोई बिल नहीं आना चाहिए और साथ में हम अपना छोटा सा मकान कुड़ी बनाएं तो भाई उसके लिए हमारे जो पहले हक हुकूक थे वो हमको वापस करने का काम करो। तो जो भी राजनीतिक दल और मेरी तो मन से इच्छा है कि 2006 का जो वनाधिकार कानून सोनिया गांधी जी ने बनवाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उसको उसकी आत्मा जो है इस अगर वो लागू हो जाए तो उत्तराखंड पूरे विश्व में सबसे सुखी राज्य हो सकता है। बिना पानी के तो आप जिंदा नहीं रह सकते ना। हम 60 करोड़ लोगों को पानी देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली से लेकर के और गंगा सागर तक जो है लोग कितना पानी का टैक्स लेते हैं। जब राज्य बन रहा था और मुझे जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, उसकी इकोनॉमी का क्या होगा, मैंने कहा साहब आप कुछ मत करो, जितना आपने वाटर टैक्स लिया है गंगा और यमुना का और बाकी जो नदियां हैं गोमती से लेकर के जो उत्तराखंड जो है जो पैदा होती हैं जो ये नदियां, तो मेरे ख्याल से हम तो आपकी केंद्र की सरकार भी चला लेंगे। तो मेरे विचार से ये इस वर्ष जो है वो उत्तराखंड के जो सरोकार हैं, उत्तराखंड का जो योगदान है उस पर राजनीतिक दलों को भी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है, मीडिया की है। अगर हम उस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से राजनीतिक एक नई विचारधारा पूरे देश में भी जाएगी और राज्य भी अपनी बात करेंगे। मणिपुर वाले अपनी बात करेंगे, हिमाचल वाले अपनी बात करेंगे, केरल वाले उनका जो योगदान है वो अपनी बात करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये एक मील का पत्थर हो सकता है उत्तराखंड का इस समय का चुनाव। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किशोर उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल जंगल जमीन की जो बात करेगा वही आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उसको अपना आशीर्वाद देगी। जो भी इन मुद्दों को लेकर जो भी राजनीतिक दल अपनी बात रखेगा, जनता के बीच में पहुंचेगा, वो जीत का सहरा अपने सर पर बांधेगा और साथ ही उत्तराखंड भी देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी अपना एक नया आयाम हासिल करेगा। टिहरी गढ़वाल से मैं कमल पिमोली, पहाड़ भारत के लिए।